हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए, लिखा है कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश भारत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जो है उनकी स्थिति भारत से बेहतर है। फिर लिखा है थर्ड स्टेटमेंट की सूचकांक में प्रमुख संकेतकों के रूप में अल्पपोषण, बाल बौनापन, बाल दुर्बलता, बाल मृत्यु दर को शामिल किया गया है। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। कौन कौन से रिपोर्ट हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है और फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए उपर्युक्त में से कितनी रिपोर्टें जो है वो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। याद रखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है वह कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। तो वह जारी करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जो कि फर्स्ट में है, फिर एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। ये तीनों ही ये चारों जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, विश्व प्रसन्नता सूचकांक पर किसी देश के स्कोर की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वह योगदान देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारा होता है सामाजिक समर्थन। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को विश्व प्रसन्नता सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो फिनलैंड है वो लगातार 7वें वर्ष विश्व के सबसे खुशहाल देश के रूप में शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का स्थान है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, जीवन में चुनाव करने की स्वतंत्रता है, मतलब ये 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो याद रखिए कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार जो संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पीएम विकास योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिए, पीएम विकास योजना को लागू करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जो होता है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से जो रिपोर्ट या सूचकांक है जो कि उपर्युक्त में से कितने संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संगठनों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन कौन से प्रकाशित किए जाते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड है ना। देखिए, हमारा जो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रिपोर्ट में से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संगठनों द्वारा प्रकाशित होता है। तो याद रखिएगा कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है ना वो बेसिकली जो यूएसए से संबंध संगठन है उसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको पता होगा कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानवता विकास पहल के बीच की एक सहयोगात्मक पहल है। ठीक है, और विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो विश्व विकास रिपोर्ट है हमारा वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो और फिर अगला देखिए, यह जो है विश्व आर्थिक परिदृश्य ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। और फिर हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये बेसिकली जारी किया जाता है वो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है।
और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है वो संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था नहीं है, ठीक है, एक स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसका जो उद्देश्य है आम जनता को किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना। दूसरा है कि यह योजना भारतीय फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ठीक है, यानी कि ये दोनों हमारा करेक्ट है। फिर देखिए, इस योजना के अंतर्गत दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बेची जाती है जो केवल जिला मुख्यालयों में स्थित है। तो यह लिखा है कि जो केवल जिला मुख्यालयों में स्थित है, ये बात गलत है क्योंकि यह शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीणों सहित अन्य क्षेत्रों में भी स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रीम वर्ड की वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। तो समृद्ध योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि वित्तीय और रणनीतिक सहायता प्रदान करके सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो ये बात हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए राज्यों को शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो ये बात सही है। पीएम ऊषा के अंतर्गत केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय वित्त पोषण के पात्र हैं, तो ये बात गलत हो जाता है। थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचारों में रही एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संस्थानों के लिए वैज्ञानिक और शैक्षणिक सामग्री तक केंद्रीकृत पहुंच को प्रदान करना। फिर देखिए, पीएम प्रणाम पहल के बारे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि जो इसका पीएम प्रणाम पहल का जो उद्देश्य है बेसिकली वह क्या है। तो वह संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देकर कृषि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। बिल्कुल, रासायनिक उर्वरकों के जो यूज़ है उसको क्या करना है, मिनिमम करना है। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है कि यह योजना जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये बात गलत है। यह पहल सीधे तौर पर भारत के उर्वरक सब्सिडी बोझ को कम करने से जुड़ी है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति से रिलेटेड है, शक्ति नीति के बारे में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो शक्ति है उस नीति का उद्देश्य भारत के विद्युत संयंत्रों को कोयले का पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करना है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि यह केवल सरकारी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेज की सुविधा प्रदान करता है। तो यह बात है गलत है, क्योंकि देखिए, जो शक्ति नीति है बेसिकली वो सरकारी और निजी विद्युत उत्पादकों दोनों के लिए ही क्या करती है, कोयला लिंकेज की सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम वर्ड गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जब हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो अगर हम 2 को रॉन्ग करते हैं, मान लीजिए ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो अपने आप निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो याद रखिए, सतत पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है ऑप्शन नंबर सी। सतत पहल के तहत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की सरकारी पहल शुरू की गई है, ठीक है। फिर देखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक आदर्श गांव के विकास में निम्नलिखित में से किस पहलू पर जोर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी अवसंरचना का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिखा है अभ्यास गरुड़ शक्ति 24, ठीक है। तो याद रखिए, यह क्या है, कौन सी योजना है अभ्यास गरुड़ शक्ति। तो ये इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो अभ्यास गरुड़ शक्ति है 2024 वह भारत और इंडोनेशिया के बीच विशेष बलों के बीच क्या है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इस अभ्यास का 9वां संस्करण भारत के अंबाला में आयोजित किया गया था। तो याद रखिए कि जो 9वां संस्करण है वो अंबाला में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जकार्ता में ही आयोजित किया गया था। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसका प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।
देखिए इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कौन सा भारतीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग की पेशकश करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। फिर देखिए जल उत्सव 2024, याद रखिए जल उत्सव 2024 के बारे में क्वेश्चन है। लिखा है कि जल उत्सव जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा, जो कि मंत्रालय नहीं है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि सांविधिक है। देखिए इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी नहीं किया जाता, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगर हम एक को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा 2 और 3, ठीक है, याद रखिएगा। लिखा हुआ है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल का जो प्राथमिक फोकस है, प्राइमरी फोकस, वो क्या है? तो याद रखिएगा कि इसका जो प्राइमरी फोकस है वो नवीन स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि निकेत जो होता है वो किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। ये बात बिल्कुल सही है। दो प्रजातियां एक ही आवास में सह अस्तित्व में रह सकती हैं यदि वह समान स्थानों पर निवास करती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो बेसिकली जो दो प्रजातियां हैं, समान आवास वाली दो प्रजातियां, वो एक ही आवास में लंबे समय तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वे समान संसाधनों के लिए फिर प्रतिस्पर्धा करने लगेंगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों की नीड एक ही है और काफ़ी लंबे समय तक उन लोगों को साथ रहना है, ठीक है। तो क्या होगा एक टाइम के बाद कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे उसके लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसीलिए दो प्रजातियां एक ही आवास में सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो अलग अलग पारिस्थितिकीय तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र का वर्णन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन जो है वो संक्रमणकालीन क्षेत्र का वर्णन करता है। फिर जैव भू रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन चक्र में गैसीय एवं अवसादी दोनों घटक शामिल होते हैं। तो याद रखिए कि जो गैसीय चरण होता है उसका नाइट्रोजन तो मुख्य चक्र होता है और नाइट्रोजन में बेसिकली ना अवसाद की मात्रा नहीं होती है, तो यानी ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है सल्फर प्राकृतिक और मानवीय दोनों स्रोतों से वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। ये बात सही है। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवमंडल में कार्बन के स्तर को संतुलित करती है। ये दोनों ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। हालांकि जब हमें पता चल गया था कि नाइट्रोजन चक्र जो है वो गैसीय घटक उसमें शामिल होते हैं तभी हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे इजीली, ठीक है, ऑप्शंस देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र उच्च लवणता, अस्थिर जल स्रोत और पोषक तत्वों जैसी अधिकता वाली स्थितियों की विशेषता रखता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारनद मुख पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, ठीक है। मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैनग्रोव जो होते हैं वो स्वच्छ और लवणीय जल के वातावरण के प्रति सहिष्णु होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर वे तटीय क्षेत्रों में कटाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात भी सही है। मैनग्रोव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो मैनग्रोव होते हैं वो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय दोनों में पाया जाता है और कुछ समशीतोष्ण में भी पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो हो जाता है वो सही नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि जो मैनग्रोव होता है वो लवणीय जल के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहिष्णु होता है, ठीक है, उनके लिए बहुत अनुकूल होता है, जिसमें कि बहुत लोगों को डाउट हो सकता है, बट ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि रामसर कन्वेंशन के तहत किसी भी आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है? तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले याद रखिएगा कि यह सुभेद देश लुप्तप्राय एवं गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का समर्थन करता है। यह नियमित रूप से जल पक्षी की एक प्रजाति उपप्रजाति की आबादी का 1% का पोषण करता है। ठीक है, फिर यह भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखिएगा कि जो रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि होती है ना, वो भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है जब भू रासायनिक चक्र में गैसीय चरण नहीं होता है, किसमें गैसीय चरण नहीं होता है? तो फॉस्फोरस चक्र में गैसीय चरण नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, इसमें क्या होते हैं? इसमें गैसीय चरण होते हैं। फिर देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधित एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो बात सही है। जल निकायों में ऑक्सीजन का स्तर पूरे दिन स्थिर रहता है। तो याद रखिएगा कि जल निकायों में ऑक्सीजन का स्तर जो होता है वो पूरे दिन स्थिर नहीं रहता। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन जैसी प्रक्रियाओं के कारण इनमें उतार चढ़ाव देखा जाता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट है। सबसे पहला है कि प्रवाल भित्तियों को प्रायः सागरीय वर्षावन के रूप में संदर्भित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर लिखा है प्रवाल भित्तियां सागरीय प्रजातियों के विशाल विविधता को बनाए रखती हैं तथा सागरीय पारिस्थितिकीय तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र उपरोक्त विशेषताओं से चिन्हित है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता ये इसकी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है परमाफ्रॉस्ट परत जो है वो मृदा के नीचे मौजूद होती है। न्यूनतम वृक्ष वृद्धि, जैव विविधता में कमी, काई लाइकेन झाड़ियों की अधिकता, किसमें है ये चीज़? तो याद रखिएगा ऐसा बताया जाता, मतलब ये सारी विशेषता जो होती है वो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है कि परमाफ्रॉस्ट परत मृदा के नीचे मौजूद होती है। न्यूनतम मतलब जो वृक्ष जो होते हैं ना वो उसमें न्यूनतम वृद्धि दर होती है और जैव विविधता में टुंड्रा प्रदेश में कमी भी होती है। काई लाइकेन झाड़ियों की यहाँ पर अधिकता होती है। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीकरण के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। देखिए मरुस्थलीकरण पे निम्नलिखित कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, कृषि विस्तार के लिए वनों की कटाई करना, असंवहनीय सिंचाई पद्धतियों का अपनाना, ये सारे ही क्या होते हैं मरुस्थलीकरण में प्राथमिक योगदानकर्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि मैंग्रोव प्रजातियां और उनकी विशेषता लिखिए और कितने सही सुमेलित है। देखिए मैंग्रोव प्रजातियां के नाम में आता है राइजोफोरा। राइजोफोरा में क्या होता है ना, इससे विशेषता राइजोफोरा की क्या होती है कि पेड़ को सहारा देने वाली ये जड़ें होती है राइजोफोरा में। ठीक है, फिर होता है एविसेनिया। एविसेनिया भी मैंग्रोव की ही प्रजाति है। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि गैस विनिमय के लिए न्यूमेटोफोरस इसमें होता है। ठीक है, फिर है सेरियोप्स। सेरियोप्स में नमक सहिष्णुता के ये बहुत ज़्यादा अनुकूल होते हैं, याद रखिएगा। सेरियोप्स की जो प्रजाति होती है वो नमक सहिष्णुता के लिए अनुकूल होते हैं। यहाँ लिखा है नहीं, ये चीज़ गलत है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। याद रखिए कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण में प्राथमिक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई वनस्पति या मृदा मौजूद नहीं थी। देखिए ये स्टेटमेंट काफ़ी, मतलब ऐसे तो बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है वो बेसिकली उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले कोई भी वनस्पति ना हो, मतलब कि कोई भी ऐसी खाली भूमि जहाँ पहले से कुछ भी मौजूद नहीं था। ठीक है, वहाँ धीरे धीरे जो विकास होता है उसमें बेसिकली प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण में उन क्षेत्रों में होता है जहां अस्तित्व में आया गया समुदाय नष्ट हो गया हो लेकिन मृदा अप्रभावित हो। मतलब मान लीजिए एक वन है, वन में आग लग गई तो वन तो नष्ट हो गए लेकिन मृदा अप्रभावित है, मतलब मृदा अभी भी उपजाऊ है, वहां फिर से पेड़ उग सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा जब पेड़ उगेगा तो वो हमारा द्वितीयक अनुक्रमण हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लिखा है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता उच्च जैव
उच्च जैव विविधता, सघन शत्रक एवं पोषक तत्वों से रहित मृदा है, बात सही है। घास के मैदान याद रखिएगा अधिक वर्षा वाले में नहीं बल्कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। घास के मैदान के लिए मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत हो जाएगा। रेगिस्तान अत्यधिक तापमान भिन्नता, न्यूनतम वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सही। देखिए पिनाटा रॉकेट प्रणाली के बारे में क्वेश्चन है, लिखा है यह भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर लिखा है इसे मुख्यतः लंबी दूरी के लिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये बात गलत है क्योंकि बेसिकली इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो याद रखिएगा मध्यम दूरी के लिए, ठीक है, ना कि लंबी दूरी के लिए। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है वह केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, 19 का बी लेह में, ठीक है, याद रखिएगा। महिला उद्यमिता मंच, महिला उद्यमिता मंच जो है उसके संबंध में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि महिला उद्यमिता मंच भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नीति आयोग द्वारा आरंभ की गई पहल है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए कि यह विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित करता है, तो ये बात क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित नहीं करता है, ठीक है। फिर देखिए कि जो महिला उद्यमिता मंच है वो महिला उद्यमियों के लिए परामर्श, नेटवर्किंग और कौशल विकास को बढ़ावा देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अगर 2 को एलिमिनेट भी कर दिया तो भी बी मिलता है, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले यही सोचिएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एलिमिनेट हो पा रहा है, फिर उसको एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस देखकर, फिर उसके बाद आंसर फाइंड करने का ट्राई कीजिए, तो इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो आंसर को करेक्ट करने की वो बढ़ जाती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।